Today I will discuss the bending stresses in beams. Before this, I have discussed the what are the I have already discussed in previous video the under the action of transverse loading, the various type of shear force and bending moment acting along the entire section of the beam. So here in this topic I will discuss the bending stresses in the beam. The bending moment, the bending moment tries to bend the beam and the beam will offer resistance against this deformation to maintain it in equilibrium condition. ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या करता है, बीम को बेंड करने की कोशिश करता है और बीम क्या करती है उसके अगेंस्ट रिएक्टिव फोर्स लगाती है ताकि बीम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे. द स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द बीम टू रेसिस्ट बेंडिंग मूवमेंट. तो स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होते हैं बीम में वो बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, रेसिस्ट करते हैं. उसी को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं. जो स्ट्रेसेस बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसी को बेंडिंग स्ट्रेसेस कहा जाता है. तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो चेंजेस होती हैं लीनियरली चेंज होता है कंप्रेशन से टू टेंसाइल जोन में से टेंशन जोन में चेंज होते हैं. ओके, तो बीम को बेंडिंग सिचुएशन जनरली यूज़ किया जाता है शाफ्ट में, एक्सेल में जो रोटेटिंग शाफ्ट में यूज़ की जाती है या फिर अदर मशीन कंपोनेंट में बेंडिंग सिचुएशन बीम को यूज़ किया जाता है. सो दैट्स वाई वी स्टडी बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम. ओके, नाउ द concept of pure or simple bending. If some portion of a beam is subjected to a constant bending moment and no shear force act on that portion of the beam, then it is said to be in pure bending condition. Okay, कोई बीम का कोई पोर्शन जिसमें केवल कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर रहा हो, कोई शेयर फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, उस पार्टिकुलर पोर्शन बीम के उस पार्टिकुलर पोर्शन को प्योर बेंडिंग कहा जाता है. ओके, एंड द स्ट्रेसेस विल बी सेटअप इन दैट पोर्शन ऑफ द बीम ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट ओनली. और जो स्ट्रेसेस सेटअप होते हैं इस बीम पोर्शन में वो बेंडिंग मूवमेंट के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि ये बीम है, ये सपोर्ट एक्शन, ये दो लोड्स लग रहे हैं, तो इसमें हम लोग एसएफडी बना लिया, आर बी हम लोग सिमेट्रीज निकाल लिया, डब्ल्यू ये है और डब्ल्यू ए बी है. तो यहाँ पोर्शन सी डी दिख रहा है सी एफ डायग्राम में, ये बेंडिंग मूवमेंट पे. तो इसमें क्या है, कांस्टेंट लोड शेयर फोर्स क्या है की वैल्यू डब्ल्यू एक्स, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू डब्ल्यू एक्स कॉन्स्टेंट है और कोई शेयर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट डब्ल्यू एक्स कॉन्स्टेंट है सी और डी के बीच में. ओके, तो ये जो स्ट्रेसेस कराती हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस कराती हैं, तो इसमें शेयर स्ट्रेस इस पोर्शन में क्या होता है, जीरो होता है. तो प्योर बेंडिंग बेसिकली कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्योर बेंडिंग, व्हाट इज प्योर बेंडिंग. तो प्योर बेंडिंग ऑफ ए बीम रेफर्स टू द लोडिंग ऑफ द बीम which is absolutely free from shear force and is subjected to constant bending moment. प्योर बेंडिंग वो कंडीशन लोडिंग की कंडीशन होती है जो कि shear force के बिना होता है, इसमें कोई shear force ना एक्ट कर रहा हो, इसमें केवल बेंडिंग मोमेंट ही एक्ट करे. तो फिगर में सिंपली सपोर्टेड बीम दिखा रहा है कि इसमें कंसनट्रेट लोड लग रहे हैं एट इक्वल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ई सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे, जैसे बी से एंड से एक्स डिस्टेंस पे और ए एंड से एक्स डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस सब ये लग रहे हैं. ओके, तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग हम लोग देख रहे हैं कि सी और डी जो है वो शेयर फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, नो शेयर फोर्स एक्टिंग बिटवीन पोर्शन सी एंड डी एंड बेंडिंग मूवमेंट डब्ल्यू एक्स बिटवीन पोर्शन सी डी इज कॉन्स्टेंट. तो पोर्शन सी डी जो होगा इस पार्टिकुलर बीम के लिए प्योर बेंडिंग कंडीशन में होगा. अब कुछ एजम्पशंस दिए जाते हैं थ्योरी सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग में, कुछ एजम्पशन दिए गए. तो पहला एजम्पशन इंपॉर्टेंट, द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी इन मटेरियल. एक होमोजीनियस मटेरियल होता है इसमें फॉर पार्टिकल स्ट्रक्चर जो यूनिफॉर्म होता है, और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ये हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है. आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन आर डायरेक्शन. तो मैं इसमें लिखा ही होता है मटेरियल प्रॉपर्टी सेम इन. द इलास्टिक लिमिट इज नो वे एक्सटेंडेड. इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं, कोई एक्सटेंड नहीं होती है यहाँ पे भी. और यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी जो मटेरियल की होती है वो सेम टेंशन में भी नेचर टेंसाइल स्ट्रेस एक्टर होती है तब भी सेम रहेगी और कंप्रेसिव में भी सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल ये बीम है, बीम क्या होती है बेसिकली कई सारे डिफरेंट लेयर से बनी हुई होती है. ओके, जैसे ये बीम है, ये डिफरेंट लेयर से बनी हुई है. तो जब भी लोड लग रहा होता है तो लोड की चलती है बीम क्या होने लगती है, बैंड होने लगती है. तो उसमें तो मटेरियल क्या होता है, सेम रहता है. ओके, और बीच में जो एक्सिस होती है, ऊपर ये कॉन्केव सरफेस होगा, नीचे कन्वेक्स सरफेस. तो ऊपर वाली लेयर की लेंथ क्या होने लगेगी, कम होगी, और नीचे वाली लेयर की लेयर क्या होगी, ज़्यादा होगी. बीच में एक ऐसी लेयर होगी जिसकी लेंथ ना तो इंक्रीज होगी, जैसे ये सेंटर, ये जो बीम है ये इस तरीके से ऐसे,
बीच में एक ऐसी लेयर होगी जिसकी लेंथ ना तो डिक्रीज होगी ना ही इंक्रीज होगी। इस लेंथ के नीचे, इस लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं सबकी लेंथ इंक्रीज होगी, उससे ऊपर जो लेंथ होगी सबकी डिक्रीज होगी। तो इस लेयर को कहते हैं न्यूट्रल लेयर। ओके, और क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल लेयर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन जो बीम का होगा और न्यूट्रल लेयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेयर होगा, एक्सिस होगी, उसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो मटेरियल ऑफ द बीम ओबेज हुक्स लॉ तीसरा। तो हुक्स लॉ में क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट से एक्स्ट्रा स्ट्रेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है फिर इलास्टिक लिमिट होती है। हुक्स लॉ क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस मटेरियल क्या होता है, जैसा कि सेम है, तो हुक्स लॉ फॉलो करेगी। यंग मॉडुलस क्या है, सेम है, तो जाहिर सी बात है मटेरियल कैसा होगा, हुक्स लॉ फॉलो करेगा। ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हैविंग नो इन्फ्लुएंस ऑन द नेबरिंग लेयर फॉर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। मतलब जो जितनी भी लेयर्स हैं बीम की वो एक्सपेंड होने फ्रीली होती हैं, मतलब उसमें अदर लेयर से कोई इसमें नहीं होता कि उस पर अदर लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। इंडिविजुअल ईच लेयर एक्सपेंड होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी सबके बीच में। ओके, तो ये फोर्थ एजम्पशन हो गया। फिफ्थ एजम्पशन की बात करें तो क्योंकि कोई बीम होती है, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में, बीम की डेफिनेशन में बताता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस होते हैं वो लेटर डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसमें जब बीम बैंड होती है तो उसमें कुछ कर्वेचर आ जाता है, जैसे इस तरीके से अगर बीम बैंड होगी तो ये कर्वेचर आएगा। तो रेडियस और कर्वेचर की वैल्यू जो होती है, का जो डायमेंशन, जो रेडियस और कर्वेचर वो काफ़ी लार्ज होता है अदर डायमेंशन की और क्रॉस सेक्शन होता है, ये एजम्पशन दिया जाता है। मतलब आर की वैल्यू लेंथ लेटर डायमेंशन कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। सिक्स्थ एजम्पशन, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम रिमेन्स प्लेन। मतलब ट्रांसफर सेक्शन जो होते हैं, जब मतलब ट्रांसफर लोडिंग सेक्शन जो होते हैं वो प्लेन रहते हैं बेंडिंग होने के बाद भी, बिफोर पहले भी और बाद में भी। जैसे जिस शेप में बी बेंड होती है उसी शेप में ये लेयर्स वगैरह भी बेंड हो जाती हैं। ओके, साइड लेयर्स उसी शेप में हो, तो उसमें तो ट्रांसफर सेक्शन जो बीम होते हैं वो प्लेन रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो लोड्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की परपेंडिकुलर अप्लाई किए जाते हैं बीम में। तो एवरी क्रॉस सेक्शन, जितने भी क्रॉस सेक्शन हैं बीम के, वो सिमेट्रिकल रहते हैं अबाउट द प्लेन ऑफ बेंडिंग के। बेंडिंग के जस्ट सिमेट्रिकल रहेंगे, अनसिमेट्रिकल नहीं। ये नहीं कि एक में लेंथ ज़्यादा हो गई, वेट ज़्यादा हो गई, एक में कम हो गया, ऐसा नहीं होता। क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिकल रहते हैं। लेंथ के थ्रू भी अबाउट भी यूनिफॉर्म, बीम जो है का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक जैसा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है 10th, ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आर प्रेजेंट इन द बेंडिंग ऑन देयर। केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस या टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं बेंडिंग है, इन प्योर बेंडिंग। एंड देयर इज नो शियर फोर्स, कोई शियर फोर्स एक्ट नहीं करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्टरी assumptions एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। ओके, थैंक यू।